नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौर्यकालीन प्रशासन और समाज। मौर्यकालीन प्रशासन व समाज। मैंने यहाँ पर मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में कुछ लिखा है, जिसको भी विस्तृत रूप से आपको समझाएंगे। मौर्यकालीन प्रशासन कहा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम मौर्य काल में ही एक विशाल और केंद्रीकृत सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था या प्रशासन की नींव चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा रखी गई है ना। भारत में सर्वप्रथम भारत में केंद्रीकृत नौकरशाही की जो विशाल नींव है चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी। चंद्रगुप्त मौर्य के पास विशाल साम्राज्य था। विशाल साम्राज्य को संचालित करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सुव्यवस्थित नौकरशाही की स्थापना की। कौटिल्य ने उसमें बहुत बड़ा सहयोग प्रदान किया। तो हम मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। मौर्यकालीन प्रशासन में जो सर्वोच्च स्थान होता था वो राजा का होता था। किसका होता था? राजा का होता था। संपूर्ण जो उसका साम्राज्य, उसका मालिक राजा होता था। संपूर्ण जो कार्य वो राजा की देखरेख में होता था। सर्वा राजा होता था। लेकिन राजा निरंकुश नहीं था। राजा प्रजा हित में कार्य करता था, प्रजा के लिए कार्य करता था। कौटिल्य कहता है कि राजा वही सफल है जो जनता के हित में कार्य करे, प्रजा के बारे में सोचे। खुद चंद्रगुप्त मौर्य भी बहुत ही सुयोग्य प्रशासनिक करता था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि वे जिस प्रकार से युद्ध में जितनी स्फूर्ति दिखाता था, उसी समय वो खाली समय में प्रशासनिक कार्यों को करता था। वेगसनीज कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य विभिन्न प्रकार के कार्य करते हुए भी, जैसे वो आराम कर रहा है, जैसे वे अपने बाल दाढ़ी बनवा रहा है, उस समय में भी वो प्रशासनिक कार्यों को करता था। तो कहने का महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सर्वप्रथम भारत में एक मजबूत केंद्रीकृत और विशाल प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया। ठीक है। कौटिल्य, यहां पर कौटिल्य की एक बात आती है। कौटिल्य राज्य के सप्तांग सिद्धांत यहां देता है। राष्ट्र का सप्तांग सिद्धांत यानी वो राज्य के 7 अंगों के बारे में बताता है कि राज्य के 7 अंग होते हैं। तो पहला बताता है राजा, याद रखने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, जिस प्रजा जिसको हम कह सकते हैं ना। चौथा दुर्ग, पांचवा बल या जिसे हम सेना कहते हैं, छठा मित्र, सातवां कोश। ये इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य राज्य के 7 अंग बताता है। राजा, अमात्य, प्रजा, दुर्ग, बल, मित्र और कोश। इन 7 कौटिल्य अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंगों का वर्णन करता है। परीक्षा में पूछा जाता है अक्सर, कौन कौन से अंगों के बारे में उसने बताया। ठीक है। अब एक शब्द आता है उपदा। कौन सा शब्द आ रहा है? उपदा। राजा, मंत्री और पुरोहित 2 हैं, जिसे मुख्यमंत्री भी कहा गया है। मुख्यमंत्री है ना, और पुरोहित की जो नियुक्ति है ना, नियुक्ति उनके चरित्र की जांच पड़ताल करके, उनके चरित्र की परीक्षा लेकर की जाती थी। उसी को क्या कहा गया? उपदा, है ना। चरित्र परीक्षण करके, चरित्र की परीक्षा लेकर के उनकी नियुक्ति की जाती थी। उसको क्या कहा गया? उपदा कहा गया। ठीक है। अब एक शब्द और आ रहा है इसमें, परीक्षा। अशोक, सम्राट अशोक के समय मंत्री परिषद का ही एक रूप है। ये क्या है? मंत्री परिषद का ही एक रूप है ना। ठीक है। ये सामान्य सी बात आ गई। फिर से समझ लो, है ना। सर्वप्रथम जो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था है चंद्रगुप्त मौर्य ने नींव रखी है ना। राजा, मौर्यकालीन प्रशासन में राजा सर्वा होता था। संपूर्ण कार्य राजा की देखरेख में होते। कौटिल्य 7 अंग बताता है राज्य के, है ना। उपदा, राजा कुछ विशेष मंत्रियों को नियुक्त करता था, जिसमें मुख्यमंत्री पुरोहित होता था। उसकी चरित्र परीक्षा के द्वारा जो नियुक्ति होती थी उसको उपदा कहा गया। परीक्षा, अशोक के मंत्री
अशोक के समय मंत्री परिषद का एक रूप है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। आगे हम पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं केंद्रीय प्रशासन। क्या पढ़ते हैं? केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन, इसमें सर्वोच्च राजा होता था। मैंने आपको बता ही दिया, सर्वोच्च राजा की सहायता के लिए, राजा, क्योंकि मौर्य साम्राज्य विशाल था, राजा अकेला कार्य नहीं कर सकता है, इसलिए उसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, है ना, मंत्रिमंडल होता था। कौटिल्य ने इसे दो भागों में बांटा है। एक में 18 विभाग थे, जो उच्च भी थी, प्रथम थी, है ना, और एक द्वितीय थी जिसमें 26 विभाग थे। कौटिल्य कहता है कि शासन एक पहिए से नहीं चल सकता, इसलिए दो पहियों की आवश्यकता, शासन की जो गाड़ी है दो पहियों से, और एक पहिया वो होता है विभाग और एक होता है राजा, ऐसा वो समझाने का प्रयास करता है। इन 18 विभागों को तीर्थ कहा गया है। क्या कहा गया है? तीर्थ कहा गया है। क्या कहा गया? तीर्थ। और इसका जो अध्यक्ष होता था उसको महामात्र कहा गया है। महामात्र कहा गया। इसमें जो 18 में से थे वो विशेष थे, जैसे एक मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, समाहर्ता, सन्निधाता, है ना, और भी है द्रुगपाल, है ना, कर्मांतक, ऐसे 18 विभाग बनाए हुए थे जिनका कार्य होता था राजा को प्रशासनिक सहयोग प्रदान करना। ये 18 होते थे, इनको तीर्थ कहा जाता, जिसका अध्यक्ष को महामात्र कहा जाता था। ऐसे ही दूसरी जो द्वितीय विभाग होते उसमें 26 थे, और उनके विभागाध्यक्ष को अनेक नामों से पुकारा जा सकता, जैसे लूणाध्यक्ष, सीताध्यक्ष, ऐसे 26 अनेक विभाग थे ना, मुद्राध्यक्ष, लवणाध्यक्ष, सूताध्यक्ष, ऐसे 26 विभाग थे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। आपकी कक्षा 10 में 2 दे रखे हैं 18 में से, जैसे एक दे रखा है समाहर्ता। कौन दे रखा है? समाहर्ता। इसके बारे में क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत बार, समाहर्ता से क्या अभिप्राय है। तो जो मौर्यकालीन प्रशासन है, इसमें इस विभाग का मुख्य काम होता था राजस्व संबंधी कार्य इसमें होते थे। आय व्यय का लेखा जोखा इसमें होता था, है ना, वार्षिक बजट इसमें पारित होता था, इससे संबंधित इसमें कार्य होते थे। एक आ रहा है इसमें सन्निधाता, इन दो के बारे में दे रखा है। इसमें भंडार, कोष से संबंधित इसमें कार्य होता था, अन्न भंडार से संबंधित कार्य होता था, जिसका काम संपूर्ण साम्राज्य में अन्न भंडारों की व्यवस्था कराना, कोषों को निर्धारण करने, कोषाध्यक्ष को भंडारों का निर्धारण करना इसमें होता था। ठीक है, ये इसमें आता है। और बाकी और भी है, मैंने बताया था आपको, युवराज है, मंत्री हैं, कुल 18 है, जिनके अलग अलग कार्य अपनी किताब में सिर्फ 2 ही दे रखे हैं। फिर हम पढ़ते हैं आगे आता है प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन मैं बता रहा था, केंद्रीय प्रशासन में राजा होता है, केंद्र को प्रांतों में बांटा गया था। किसमें बांटा गया था? प्रांतों में। और इनके जो रक्षक होते थे वो कुमार या आर्यपुत्र, यानी कुमार से तात्पर्य जो राज परिवार के लोग होते थे, राजा के जैसे पुत्र भी हो सकते थे, उनको यहाँ पर नियुक्त किया जाता। कभी कभार कुछ योग्य लोगों को भी नियुक्त किया जाता, जिसका प्रमाण हमें गिरनार अभिलेख से प्राप्त होता है कि वहां पर उसने सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य ने गुप्त वेश्य को नियुक्त किया था कुमारपाल के रूप में। तो ऐसे राज परिवार के अलावा दूसरे व्यक्तियों को भी
लगाया जाता था। मौर्य साम्राज्य को 5 प्रांतों में, कितने प्रांतों में? 5 प्रांतों में बांटा हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार तक ये 4 भागों में थे। सम्राट अशोक के समय 5 हो गए, क्योंकि सम्राट अशोक ने कलिंग को जीत लिया था। और 5वां भाग, तो पहले तो 5 कौन कौन से थे? सबसे पहले उत्तरापंथ, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। क्या थी? तक्षशिला थी। ठीक है। दूसरा आता है अवंती राष्ट्र, अवंती राष्ट्र जिसकी राजधानी थी उज्जैन। तीसरा आता है दक्षिणापंथ, दक्षिणापंथ इसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी। चौथा आता है मध्य देश या प्राची भी जिसको कह सकते हैं, प्राची है ना, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। फिर आता है कलिंग और इसकी राजधानी थी तोशली। इन 5 भागों में मौर्य साम्राज्य बटा हुआ था और इनका जो प्रधान होता था उसको कुमार या आर्यपुत्र, गवर्नर, राज्यपाल के नाम से जाना जाता था। प्रांतों को आहार या विषयों में बांटा हुआ था। किसमें बांटा हुआ था? आहार या विषयों में। जो इसका अधिकारी होता था उसको विषपति कहा जाता था। विषयों को स्थानीय में बांटा गया था। इसमें लगभग 800 गांव होते थे। कितने गांव होते थे? 800 गांव होते थे। और इसका जो अधिकारी होता था स्थानिक, ये समाहर्ता के अधीन होता था। किसके अधीन होता था? समाहर्ता के अधीन होता था। अब इसके बीच में भी बहुत खारवेटी को ऐसे आते हैं, उनका नाम हमारे यहां नहीं दे रखा। अंतिम आता था इसमें गोप, है ना। ये 10 गांवों का मुखिया होता था। कौन होता था? 10 गांवों का मुखिया होता था। इसके बाद में आता है ग्रामीण। ग्रामीण ये एक गांव का होता था और किसी गांव के लोगों द्वारा चुना जाता था, है ना। ये सारे लोग समाहर्ता के अधीन होते थे, है ना। सबका इनका काम समाहर्ता द्वारा किया जाता। समाहर्ता के अधीन प्रादेष्टा, प्रादेष्टा नामक अधिकारी भी इसके अधीन होता था। ठीक है। ये प्रांतीय शासन व्यवस्था के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम पढ़ते हैं आगे। आगे हम पढ़ेंगे जो मौर्यकालीन नगर है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन के बारे में। नगर का जो प्रशासन है, नगर के बारे में, नगर प्रशासन के बारे में। कौटिल्य नगर प्रशासन के बारे में कुछ नहीं बताता है, लेकिन जो इंडिका पुस्तक है मेगस्थनीज की, वो नागरिक प्रशासन के बारे में विस्तृत चर्चा करता है, उसके बारे में विस्तृत विवरण देता है। और वह पाटलिपुत्र के बारे में बताता है ना, पाटलिपुत्र के बारे में वो बताता है। कहता है कि नगर प्रशासन का कार्य 30 लोगों की एक टीम या 30 सदस्यों का एक दल होता था, जो 5-5 भागों में बटा हुआ था, जिसमें 5-5 लोग होते थे, है ना। 5-5 लोग होते थे, 5-5 लोग होते थे इसमें, जो 6 दल में बटे हुए थे, है ना, 6 भागों में बटे हुए थे, है ना। इन 6 के जो काम थे, जो 6 समितियां बनी हुई थी, है ना। कहने का अभिप्राय मेगस्थनीज कहता है कि नगर प्रशासन का जो कार्य है 30 लोगों द्वारा किया जाता था, जिसमें 6 दल थे, 6 समितियां थी, 5-5 लोग एक दल में थे। ठीक है। पहली समिति का काम क्या था? पहली समिति का काम था जो उद्योग हैं, उद्योग में शिल्पी, इनसे संबंधित कार्य की देखरेख संबंधी कार्य करना था। दूसरी जो समिति का काम था वो काम था विदेशी लोगों के बारे में जानकारी जुटाना, है ना। फिर तीसरी समिति का काम था जनगणना, जनगणना का काम करना था, जनगणना, जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का। चौथी समिति का काम था व्यापार वाणिज्य संबंधी कार्य करना।
पांचवी समिति का जो काम था, पांचवी समिति का काम था क्रय विक्रय, क्रय विक्रय संबंधी कार्य करना बाजारों में। और छठी समिति का काम था, छठी समिति का काम था जो एक क्रय विक्रय हो रहा था इस पर कर निर्धारण, कर की देख रेख करना, कर की देख रेख करने का कार्य होता था। इस प्रकार से इंडिका में इन 6